2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। उपरोक्त निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रविजय सिंह ने कलेक्ट्रेट के सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में की। भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से विगत दिवस विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की घोषणा करने के उपरांत जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू है। सार्वजनिक धार्मिक स्थलों व शिक्षण संस्थानों के पास चुनाव कार्यालय नहीं बनाए जाएंगे। गाड़ियों पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक झंडा झंडी बिना परमिशन के नहीं लगा सकते, अन्यथा संबंधित गाड़ी सीज होगी और कठोर कार्यवाही की जाएगी। हर बूथ पर सुनिश्चित की जाएगी और बड़े अगर पोलिंग सेंटर हैं तो वहां पर इससे ज्यादा भी रहेगा और इसके अतिरिक्त भी जो फोर्स रहेगा वो रहेगा। और आज ही से एरिया डोमिनेशन के लिए 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेज आ रही हैं। इनको भिन्न भिन्न थाना क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन के लिए भेजा जाएगा और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज एरिया डोमिनेशन करेंगे उनके लिए कुछ हम सूची भी उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि एडीएम साहब ने बताया कि जो वल्नरेबिलिटी के कारक हैं, क्रिटिकलिटी के कुछ कारक हैं या अन्य हिस्ट्री सीटर हैं या ऐसे तत्व जिनके द्वारा चुनाव में गड़बड़ी की जा सकती है, समाज में निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव कराना पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है। उसमें जो भी बाधक होगा उनकी सूची हम देंगे, जिससे पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग भी उनको नसीहत दे सकें और समझा सकें कि चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसके अलावा जनपद में मूवमेंट को रोकने के लिए कुल 45 पिकेट और जो बाहर के और जनपद सीमा लगती है उनके 32 बैरियर, जहां पर वीडियो कैमरा भी लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से नजर रखी जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार का मूवमेंट रोका जा सके। असलहे जमा कराने का जहां तक सवाल है, कुल 25,000 असलहे लगभग जनपद में है, जिसमें से लगभग 10,000 असलहों को आज सुबह 8 बजे तक जमा करा लिया गया है। और इसके बारे में मैं आप लोगों के माध्यम से एक निवेदन और करूंगा, जो भी शस्त्र लाइसेंस धारक हैं और असलहा रखे हुए हैं, अगर किसी ने एप्लीकेशन नहीं दिया है उसके बारे में पहले ही तय कर लिया गया है कि किसके असलहे एग्जम्प्ट होने हैं। अगर उनकी अनिवार्यता है, आवश्यकता है, जैसे गार्ड हैं, एटीएम, बैंक कर्मी, जिनके पास असलहे हैं जो जरूरी हैं, ऐसे लोग एप्लीकेशन दे दें, उनको एग्जम्प्ट किया जाएगा। कमेटी बनी हुई है सर की अध्यक्षता में। अगर किसी ने एप्लीकेशन नहीं दिया है तो माना जाएगा कि उनको जरूरत नहीं है और जानबूझ के वो असलहे को छिपा रहे हैं, उनके खिलाफ नियंत्रण कार्रवाई सुसंगत जो भी है किया जाएगा। 117 लोग जिला बदर हुए हैं, ऐसे तत्व हैं जिनके द्वारा गड़बड़ी की आशंका थी, तो 117 लोगों को जिला बदर किया गया है। और पाइपलाइन में करीब 90 और मामले हैं जिनके बारे में सूचना है कि इनके द्वारा गड़बड़ी की जाए। गुंडा एक्ट की चालानी रिपोर्ट तैयार हो गई है और आज संबंधित कोर्ट में पहुंच जाएगी। गैंगस्टर भी 7 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें कुल 17 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा लगातार कार्रवाई उन तत्वों की पहचान की जा रही है। सुधरने का मौका है, सुधर जाएं, नहीं सुधरेंगे तो सुधारने के जितने भी उपाय वैधानिक तरीके हैं उसको अमल में लाके सुधारा जाएगा। किसी भी दशा में चुनाव निष्पक्ष निर्भीक रूप में कराया जाएगा। इसमें कोई किसी की पोजीशन, किसी की स्थिति कुछ नहीं है। सब लोग एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर हैं, सारे लोग वोटर हैं, सारे लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं। उसके बारे में बताऊँ, बिल्कुल फिरोजाबाद में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उसमें सभी में निर्वाचन की अधिसूचना 25 जनवरी को, जिस दिन नॉमिनेशन हमारा स्टार्ट है वो 25 जनवरी को स्टार्ट होगा। नॉमिनेशन का आखिरी दिन की तारीख 1 फरवरी है। नाम निर्देशनों की जांच हेतु जो तारीख है वो 2 फरवरी है। नाम वापसी 4 फरवरी तक की जा सकती है और उसके उपरांत 20 फरवरी 2022 ये जनपद फिरोजाबाद की 5 विधानसभा में वोटिंग का दिन रहेगा। मतदान का दिन 20 फरवरी है। इसके उपरांत मतगणना 10 मार्च 2022 को पूरी की जाएगी और 12 मार्च के बाद 12 मार्च अंकित तारीख है, जिससे वो निर्वाचन को पूर्ण करा दिया जाएगा। जहाँ तक कोविड को देखते हुए जो आयोग के निर्देश हैं उनके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी पीडब्ल्यूडी वोटर हैं, दिव्यांग वोटर हैं या 80+ वोटर्स हैं और ऐसे लोग जो एसेंशियल सर्विसेज के बीच में लगे हुए हैं, उन सभी के लिए आयोग ने पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की है। ये सभी लोग या कोई ऐसा आदमी जो कोविड पॉजिटिव है, जो हॉस्पिटलाइज है,
उसके लिए भी आयोग ने पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की है। वो लोग उसमें जो हमारी मतदान की टीम है, स्पेशल टीम है, वो लोगों के घरों में जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराएंगे। 8 जनवरी 2022 से माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और उसके लिए इसके मॉनिटरिंग के लिए जितनी भी टीमें हैं उन सभी का गठन कर लिया गया है और 24/7 उस चीज की मॉनिटरिंग कर रही है। और जनपद लेवल पे जो हमारा कंट्रोल रूम है, MCMC कमेटी है, वो इस चीज को देख रही है। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत सारे निर्देश, कैंडिडेट्स के लिए बहुत सारे निर्देश आयोग ने दिए हैं, वो सभी को हम लोगों ने अभी आपके बीच में विस्तार से बताया है। ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा, ऑनलाइन फीस जमा करने की सुविधा, रैली का स्थल क्या रहेगा, 15 फरवरी तक कोई रैली नहीं होगी, कोई किसी तरह की नुक्कड़ सभा सब नहीं होगी, ये सभी आप लोगों को बहुत विस्तार से हम लोगों ने बताया है। और प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से मैं सभी जनता से अनुरोध करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जो हमारा 30 फरवरी की तारीख है, जिस दिन हमारा वोटिंग होनी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बूथ पर आए और कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए, जो भी आयोग के निर्देश हैं उनका पालन करते हुए लोग एक अच्छा डेमोक्रेसी का उदाहरण लोगों के सामने रख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें और अपने जो उनका वोटिंग राइट्स है उसका वो पूरा फायदा उठा सकें। ये सभी से मेरी अपील है, मेरी फिरोजाबाद की जनता से अपील है, आप लोगों के माध्यम से। उन्नाव से खबर है, यहाँ उन्नाव सदर कोतवाली पुलिस व आबकारी टीम की संयुक्त कार्यवाही में बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त रूप से हुई कार्यवाही में 20,000 लीटर शराब बरामद की गई है। मकान में हुई छापेमारी में काफी मात्रा में स्प्रिट, खाली गत्ते, बोतल, रैपर बरामद हुए हैं। एसपी ने बताया कि एक व्यक्ति के नाम सरकारी देसी शराब का ठेका है, जिसकी जांच करवाई जा रही है। दुकान कैंसिलेशन की कार्यवाही भी करवाई जा रही है। आज कोतवाली और हमारी आबकारी की संयुक्त टीम के द्वारा लगभग 20,000 लीटर निर्मित व अर्धनिर्मित शराब बरामद हुई है। इस संबंध में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसके साथ काफ़ी मात्रा में स्पिरिट, खाली बोतल और गत्ते, रैपर सब बरामद हुए हैं और लगभग 20 लाख रुपए की शराब जो है इसका मूल्य आंका गया है और 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसके पीछे और भी गहराई से जांच की जा रही है। सर, क्या लग रहा है आगामी चुनाव को देखते हुए खपाई के लिए तैयार की जा रही थी जैसा? संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये काम कब से चल रहा था इस जगह पे? इन्होंने किराए पर मकान लिया था और लगभग भी 10 दिन पहले किराए के मकान पर आए हैं और जैसे ही सूचना मिली और इस पर तत्काल कार्रवाई की गई है। तो सर, जो लोग पकड़े गए क्या कोई आपराधिक इतिहास है, इससे पहले भी लोग इस तरीके के काम में जुड़े रहे? इनका आपराधिक इतिहास पूर्व का नहीं है, किंतु इसमें एक व्यक्ति जो है वो देसी शराब की दुकान का उसके नाम पे ठेका है। इस संबंध में हम उसकी जांच करा रहे हैं और दुकान कैंसिलेशन की कार्रवाई भी कराएंगे। क्या लगता है साहब, अभी तक कहाँ बना? डीएम ने जारी की गाइडलाइन, सार्वजनिक पार्क, गंगा घाट सहित इन स्थानों पर शाम 4 बजे के बाद आवागमन पर रोक लगाई गई है। वाराणसी में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या प्रतिदिन 300 से अधिक हो रही है। साथ ही जनपद में कोरोना से संक्रमित कुल व्यक्तियों की संख्या 1000 से ऊपर हो गई है। डीएम ने बताया कि शासन आदेश में दिए गए प्रतिबंधों के अलावा भी अलग से कुछ प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है, ताकि कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। निम्नलिखित निर्देश पारित किए जाते हैं। विधानसभा के सामान्य निर्वाचन को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो आचार संहिता लागू हुई है उसके अंतर्गत अधिकतर लोगों पे ये गाइडलाइन लागू हो गई है। सबसे पहले तो राजनीतिक दल हैं या प्रोस्पेक्टिव जो कैंडिडेट्स हैं, इसके बाद जितने भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, विभाग हैं और इसके अलावा जो भी इलेक्शन मशीनरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो फोर्सेस के लोग हों, चाहे अन्य प्रकार से सर्विस प्रोवाइडर्स हों, जैसे प्रिंटिंग प्रेस है, मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स हैं, मीडिया है या प्रिंटर पब्लिशर हैं, इन सब के ऊपर गाइडलाइन लागू हो गई हैं। उन्हीं गाइडलाइंस को बताने का कार्य आज अलग अलग बैठकें करके उनको क्लियर किया जा रहा है। जो फॉर्मेट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं वो भी दिए जा रहे हैं। इनको लागू कराने का कार्य मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो टीम्स बनाई जाती हैं उसके माध्यम से चालू भी हो गया है। हमारे फ्लाइंग स्क्वाड टीम, हमारे स्टैटिक सर्विलांस टीम ये सारी कार्य करनी प्रारंभ कर चुकी हैं। इसी के साथ राजनीतिक प्रचार सामग्री हटाने का कार्य जो 72 घंटे में करना होता है उसको हर विधानसभा की 5 टीमें बना के 40 टीमों के माध्यम से 8 तारीख को ही चालू करा दिया गया था। 48 घंटे आज हो जाएंगे, लगभग सारी प्रचार सामग्री आज हट जाएंगी।
जो भी बची है वो कल तक हटाई जानी है, वो कार्य भी चालू हो गया है। और इसी के साथ विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, जैसे पोलिंग स्टेशंस के हैं, ईवीएम के हैं, वोटर लिस्ट के हैं, ये सारे कार्य भी चालू कर दिए गए हैं। कुल मिला के सारी तैयारियाँ वाराणसी में प्रारंभ कर दी गई हैं। संख्या कितनी होगी? हमारे यहाँ 3361 कुल पोलिंग स्टेशन हैं, तो 3361 ईवीएम लगेंगी, लेकिन 10% इसका रिजर्व भी रखा जाता है, तो लगभग 350 के आसपास रिजर्व ईवीएम भी रहेंगी। और बैलेट यूनिट डिपेंड करती है कि कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं इलेक्शन में। 16 कैंडिडेट्स पे एक बैलेट यूनिट लगती है, तो सीयू तो हमारी लगभग लगेंगी 4000। इसके अलावा बीयू जो होंगी वो कैंडिडेट्स पे निर्भर करेगी। वीवीपैट की संख्या कंट्रोल यूनिट के बराबर ही होती है, तो वो भी लगभग 4000 होंगे। पोलिंग के कर्मचारी जो है लगभग 18,000 ऐसे हैं जो सीधे पोलिंग पार्टीज़ के लोग होंगे। इसी तरह 9-10 हज़ार लोग होते हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के रूप में शामिल रहते हैं। इसी तरह जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट्स या अन्य प्रकार के लोग मिला लें तो 1000 करीब वो भी होते हैं। तो कुल मिला के 40,000 के आसपास रफली संख्या बनती है जो इलेक्शन के दिन डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट कराने में लोग इन्वॉल्व होते हैं। सारी मशीनरी की व्यवस्था है, ट्रेनिंग की सारी व्यवस्थाएं डिक्लेयर कर दी गई हैं, सारा डाटा कलेक्ट कर लिया गया है और अब जैसे जैसे समय अवधि उनकी आएगी उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग करा के इलेक्शन के कार्य में लगाया जाएगा। सीधी जिले में तृतीय विंध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन हुआ। सीधी जिले में इंद्रवती नाट्य समिति एवं होटल अक्षत रेजिडेंसी द्वारा आयोजित विंध्य इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मध्य प्रदेश के तृतीय संस्करण का समापन और पुरस्कार वितरण समारोह वैष्णवी गार्डन सीधी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। सीधी शहर में फिल्म फेस्टिवल होना कितना आप मानते हैं? सोच के परे, इतनी छोटी सी जगह पर और इतना अच्छा आयोजन और इस सोच का आयोजन बहुत कम जिलों में इस प्रदेश स्तर पर देखने को मिलता है। बधाई देता हूँ आयोजक लोगों को। क्या इसका लाभ क्या होगा आगे आने वाले टाइम में? लेकिन यहाँ के युवाओं को जो फिल्म में जाना चाह रहे हैं, लाभ हानि की बात छोड़ें, लेकिन एक फील्ड की जानकारी जो युवाओं में हो जाती है उसके माध्यम से जो कैनवस है लाइफ का वो खुल जाता है। और इस तरह के आयोजनों से देखिएगा आने वाले समय में सीधी जिले से और इस अंचल से काफी प्रतिभाएं फिल्म लाइन में जुड़ेंगी। बिलासपुर एसीबी ईओडब्ल्यू द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों को सरकारी वेबसाइट में अपलोड नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। मामले में हाईकोर्ट ने एसीबी और ईओडब्ल्यू से 14 मार्च से पहले शपथ पत्र में जवाब पेश करने का आदेश दिया। एफआईआर को वेबसाइट में अपलोड न करने को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट राजकुमार मिश्रा ने ये जनहित याचिका दायर की। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में हुई। चिरमिरी के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने जनहित याचिका दर्ज करते हुए कहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो को पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य के समस्त केंद्रीय व मध्य प्रदेश राज्य के प्रचलित कानून, नियमों, निर्देशों और परिपत्रों को अनुकूल कर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए एसीबी को गठन किया गया। देखिए, एफआईआर को वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि 15 नवंबर 2016 तक सभी अपने अपने वेबसाइट पर एफआईआर को अपलोड करेंगे। इस तरह देश में सभी थाने एफआईआर को वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं। सीबीआई कर रही है, एनआईए कर रही है, रेलवे पुलिस कर रही है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि हमारे यहां छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो और इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग, ये दोनों संस्थाएं एफआईआर को वेबसाइट पर अपलोड करती ही नहीं है। मैं इस संबंध में कई बार पत्राचार किया, कोई जवाब नहीं आया। परेशान होकर माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में ये जनहित याचिका लगाया। हमारे पास कोई और विकल्प तो था ही नहीं। इस याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब के अगुवाई वाले बेंच में आदेश किया गया है एंटी करप्शन ब्यूरो को कि आप 14 मार्च 2022 के पहले इसमें अपना जवाब पेश करें। और एंटी करप्शन ब्यूरो और इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग के वकील साहब का कहना है कि गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए वेबसाइट पर एफआईआर को अपलोड नहीं किया जाता, जबकि इस बात की कहीं कोई सच्चाई नहीं है। ना मैं सहमत था और माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भी इस पर आपत्ति की कि इस तरह से क्या गोपनीयता होती है एफआईआर को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए। मुझे आशा है कि अब एसीबी और ईओडब्ल्यू अपने अपने एफआईआर को वेबसाइट पर अपलोड करने।
वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर में स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स व 60 वर्ष से अधिक लोगों को बूस्टर डोज लगना शुरू हुआ। बिलासपुर में सोमवार से 3 श्रेणियों में लोगों को कोरोना टीके का बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू हो गया है। आपको बता दें, स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर, 60 वर्ष या अधिक की आयु के ऐसे व्यक्ति जो किसी बीमारी से ग्रसित हों, उन्हें बूस्टर डोज के रूप में तीसरा टीका लगाया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए बूस्टर डोज लगवाने में लोगों ने उत्साह दिखाया। ये आज से बूस्टर डोज लगने शुरू हो गए हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है और कैसे? ये बूस्टर जो 9 मंथ जिनको हो गए हैं उनको मैसेज आएगा। मैसेज पे फिर जो 60 प्लस और जो हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर, उनको लगेगा। ये जिले में कितनी जगहों पर शुरू किया गया है? ये जैसे पहले लग रहा था वैसे 215 जगह है ना, वहाँ पे शुरू किया गया है। और स्कूलों को छोड़ के, स्कूल में नहीं लगेगा, स्कूल में सिर्फ बच्चों को लगेगा। इस बूस्टर डोज का क्या विशेषता है? जो जैसे सामान्य पहले वैक्सीनेशन हुआ वही है? वही वैक्सीनेशन है, जो पहले लगा वही लगेगा फिर आपको, ठीक है, और कुछ नहीं। कितना होगा तो क्या मालूम, पर लगवाना जरूरी था, हमने लगवा भी लिया आज जी। यहाँ पर क्या किस तरीके से आप लोगों ने, कोई दिक्कत थोड़ी हुई? कुछ नहीं, मैं बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं तो देखने आया था, बहुत भीड़ होगी तो नहीं लगवाऊंगा, पर बहुत जल्दी होगा, 5 मिनट हुआ है, आते साथ लग गया। फील किया कि बूस्टर लगना? बहुत अच्छा फील हुआ। और आज मेरे को मोबाइल से मैसेज मिला था और पेपर में भी आया था कि आप आके दिक्कत 9 महीना हो गया है, वो आके लगवा दें। और मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, तो ऐसा अंदर फील हो रहा है कि वी आर सेफ। सरकार द्वारा किसानों का बाजरा नहीं खरीदे जाने को लेकर खरीदे हुए बाजरा को भी अमानक बताए और लौटाने के साथ ही कई अन्य मांगों को लेकर जिला किसान कांग्रेस द्वारा रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पिंकी ने कहा कि भिंड जिला बाढ़ ग्रसित रहा है और अतिवर्षा के चलते बाजरा की बुआई काफी लेट हुई है, जिससे बाजरा की क्वालिटी में फर्क आने की संभावना है। लेकिन सरकारों द्वारा किसानों को बाजरा खरीदने से मना कर दिए जाने से किसानों की कमर टूट रही है। ज्ञापन दिया गया, किन मांगों को लेकर? किसान की समस्याओं को लेकर आज कलेक्ट्रेट में किसान कांग्रेस ने ज्ञापन दिया है। आप हम सब लोग देख रहे हैं कि नागरिक आपूर्ति के प्रमुख सचिव जेडी जी ने एक लेटर लिखा था केंद्र सरकार को, और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस बार जो बाजरा का फसल आएगी उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। उसके बावजूद भी वहाँ से केंद्र सरकार से कोई भी उसका रिप्लाई नहीं आया, और किसान से इन्होंने पहले बाजरा लिया, अब उसको बाजरा का क्वालिटी अच्छी नहीं है उसके नाम पर वापस कर रहे हैं। अगर उनसे ये समझाया जाए कि भिंड जिला पहले ही बाढ़ ग्रसित रहा है और बुआई बाजरा की बहुत लेट हुई है। जब बाजरा की बुआई लेट हुई है तो क्वालिटी थोड़ी कम आनी चाहिए। अरे ठीक है, अगर आपको ऐसा ही करना था तो पहले आप कोई कायदा नियम बनाते। स्पष्ट साफ है कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश शिवराज सिंह की सरकार हो, किसान विरोधी सरकार है, किसान के हित में बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए। शिवराज सरकार हो चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, अगर इससे बाजरा कहीं स्पष्ट दिखाई देता है 800 रुपये में बाजरा लेके अपना वहाँ तक आए तुलाई केंद्र तक, अब 800 रुपये फ्रिज करके बाजरा वापस लेके जाएं। उससे पहले बेचारे बाढ़ से परेशान रहे, उससे पिछले साल अकाल से परेशान रहे। अब किसान जाए कहाँ बेचारा? सरकार किसान विरोधी है, क्या कहाँ जाए, कहाँ करे? इस संबंध में हम लोगों ने आज एक ज्ञापन दिया है। अगर 7 दिन के अंदर इन्होंने सुनवाई नहीं की, बाजरा बिल्कुल किसान का वापस नहीं जाएगा। अगर बाजरा वापस गया तो हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे, यहाँ पे कलेक्टर घेराव भी करेंगे, किसी हद तक गुजरेंगे। हम कोरोना का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन सभी नियम को देखते हुए। लेकिन अगर किसान को दिक्कत आई तो कोरोना का भी ख्याल नहीं रखेंगे। किसानी लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। बनासकांठा के पालनपुर में श्रीमती रजीबा कन्या विद्यालय में 15 से 18 साल की बेटियों को कोरोना वैक्सीन दी गई।
अभी पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी के सामने झूम रहा है। इसमें हमारे देश में भी कोरोना के सामने लोग लड़ रहे हैं। इसके तहत भारत सरकार के मुफ्त में दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन अभियान के अंतर्गत बनासकांठा के पालनपुर में श्रीमती रजीबा कन्या विद्यालय की 15 से 18 साल के 634 बेटियों को तारीख 8 जनवरी 2022 शनिवार के दिन, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अर्बन 2 के कर्मचारी, विद्यालय के सभी स्टाफ और सभी लोग उपस्थित थे, वैक्सीनेट किया गया। गरीब बच्चों की शिक्षा से संबंधित अन्य खर्चा उठाकर प्रधान पाठक द्वारा उनकी जिंदगी को रोशन करने की हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। समाज में असहाय लोगों की जिंदगी में रोशनी भरने का काम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर नेक काम करने के साथ गरीब परिवार के बच्चों की शिक्षा का बीड़ा उठाया जाए तो सभ्य समाज ने इससे बड़ा उदाहरण और कोई हो ही नहीं सकता। इनकी जीती जाती तस्वीर है जनपद शिक्षा केंद्र परसवाड़ा अंतर्गत आने वाली प्राथमिक शाला अरंडिया के प्रधान पाठक ओम प्रकाश चंद्रे, जो गरीबों की पढ़ाई में आ रही परेशानियों को दूर करने का प्रयास कर गरीब बच्चों को शिक्षा में किसी प्रकार की रुकावट ना हो, उसके लिए कॉपी पेन सहित शिक्षा से संबंधित अन्य खर्च उठाकर जिंदगी को रोशन कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? पटले। आपको स्कूल में क्या क्या मिला है? हमें कलर और पेंसिल और कॉपी। किसने दिया बेटा? चंद्रेश्वर। चंद्रेश्वर ने दिए। यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है? यस। और क्या क्या मिला है सर, बेटा बताओ। बेटा आपका? तुलसी। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 5वीं। आपको काफ़ी किसने दिया आज? सर। कौन सर नाम बताओ? चंद्रेश्वर। अच्छा सर, क्या क्या दिए हैं आप लोगों को? काफी, पेन और कलर। आप ये सरकारी स्कूल में पढ़ के क्या महसूस करते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? अच्छा महसूस करते हैं? पढ़ाई अच्छी होती है आपकी? हाँ। देखता हूँ कि जो कमज़ोर वर्ग के बालक हैं वो जो है अपने इंग्लिश में लिखने के लिए 3-in-1 कापी और 4-2-line कापी हिंदी के लिए और मैथ्स के लिए डिब्बे वाली कापी वो नहीं ला पाते और उससे बहुत बच्चों को इंग्लिश लिखने में दिक्कत होती है, हिंदी लिखने में बहुत परेशानी जाती है। इसके अक्षर अच्छे कितने बच्चे हैं सर यहाँ? 59। अच्छा 59। तो कितने बच्चों को आपने सहयोग किया? वैसे तो जो बच्चा जब बोलता है सर, इरेजर से लेकर पेन, जो बच्चा जब बोलता तभी देता है। तो आज मैं 7 बच्चों को दिया जो एकदम अपनी कापी नहीं ला पा रहे। अच्छा। पालक उनके दे ही नहीं रहते। उनके पालक को बोला, बच्चों को बोला कि आप झूठ मूठ कर रोना, तब भी उनके पापा ने नहीं लाया। तो मुझे सोचा कि 9 वर्ष के बच्चों को मैं ये सब ला के दूँ। बसपा का दामन छोड़ सपा में शामिल हुए पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मुजीब अहमद। प्रेस वार्ता के दौरान वे बोले, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो जिम्मेदारी देंगे उसका निर्वहन करूंगा। पहली बार अपने जिले में पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। 2017 में बसपा से सुल्तानपुर सीट पर चुनाव लड़ रहे मुजीब को जिलाध्यक्ष पृथ्वीपाल ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। हमने ज्वाइन किए, क्या बसपा क्यों छोड़ी? सबसे बड़ी बात है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका जो जन जन को संदेश है, विकास का संदेश है, रोजगार लोगों के लिए रोजगार देने का संदेश है, और जो उन्होंने डेवलपमेंट करा है उसका सबसे बड़ा लोग में ये जानकारी है कि जो डेवलपमेंट करा है वो अखिलेश यादव जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो बहुत कुछ है गिनाने के लिए। तो आपको मैं एक तरफ से अगर गिनाऊं तो उन्होंने विकास के नाम पे आगरा एक्सप्रेसवे जो बनाई है उसकी क्वालिटी देखिए आप, और जो उन्होंने स्टेडियम बनाया, IT सिटी बनाई, रिवर फ्रंट बनाया, 10-90 चौराहे पे जितना भी डेवलपमेंट करा है लखनऊ में उन्होंने ही करा है। JPNIC जैसी करा, कैंसर हॉस्पिटल करा, गिनाने के लिए तो बहुत कुछ है। अगर शब्द कम पड़ जाएंगे तो काम बहुत है। तो काम के बेस पे और सब समाज को जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं और काम करके दिखाएंगे और काम करा है, विकास का काम करा है। हम लोग लोगों को झांसा देने नहीं आए हैं जैसे बीजेपी के लोग झांसा देते हैं। हम लोगों को झांसा नहीं देना है, सब समाज को जोड़ना है, सारे समाज के लेकर के आगे बढ़ना है और विकास का काम करना है। चुनाव के समय ही क्यों ज्वाइन किया था? हमारा जो वर्क है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब इसको आदेश दिया तब मैं आ गया। हम तो सिपाही बन करके आए, तो ऐसा कोई हमारा कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो चाहेंगे जहां ड्यूटी लगा देंगे, जैसा उनका आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। मुझे बात ये हो रही कि बसपा पहले यहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं बसपा सिंबल से, बसपा क्यों छोड़ी और समाजवादी का जो वर्क है, जो काम है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की जो सोच है, उस पर प्रभावित होकर के मैं बसपा छोड़ करके किस विधानसभा से लड़ने की इच्छुक है? मैं ऐसा कुछ मेरा वो नहीं है। मैं तो सिपाही के तौर पर पार्टी में आया हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ ड्यूटी लगा देंगे वो सिपाही के तौर पर करेंगे। बूथ से लेकर के जहाँ ड्यूटी लगा देंगे वहाँ काम करेंगे। आज कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य है? लोगों में संदेश देना है कि जो पार्टी नौजवानों के बारे में समझे, महिलाओं के बारे में सोचे, विकास के बारे में सोचे, ऐसी पार्टी को हम लोग सब जन फिर से जिता करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये सोच करके आज हम लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे। 2017 में आपने चुनाव लड़ा, दूसरे नंबर पे आप रहे, अब 5 साल बाद फिर चुनाव आए, फिर दिखाई पड़ रहे हैं, इससे पहले तो दिखाई नहीं पड़े आप। हम लोग अपने क्षेत्र में आते जाते रहते हैं, मगर चुनावी माहौल नहीं था, इसलिए बहुत ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबलगढ़ तहसील के बकसपुर गांव में किए जा रहे सरकारी बोर से आग निकल रही है, लपटे बनी कौतूहल का विषय, जुटे लोगों की भीड़। सबलगढ़ तहसील के बकसपुर गांव में नल जल योजना के तहत शासकीय बोर कराया जा रहा था। शासकीय बोर से आज सुबह अचानक आग की लपटें निकलने लगी, जो कि लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गई। जब ये खबर ग्रामीणों को पता चली तो ग्रामीण बड़ी संख्या में बोर को देखने पहुंच रहे हैं। बोर की अंदर से लपटें निकल रही हैं, जो कि बड़ा ही चिंता का विषय है। कांग्रेस सेवा दल सबलगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। अभी ये आग जल रही है, कब से जल रही है और किस कारण? बस ये शाम 3 बजे से चल रही है और मैं सुबह 5:30 बजे आया था। जब वो बोरी बुझा दी थी, गीली बोरी डाल के, तो उसको हटाया, फिर आग लगाई, फिर लगी तीली से। ये निजी खनन है या प्राइवेट है? नहीं, ये नल जल योजना के तहत है, गाँव के पानी के लिए, क्योंकि गाँव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, उसको खत्म करने के लिए। और ये 65 से 135 के बीच में पानी निकला था, तो हमने क्या सोचा था कि मार्च अप्रैल जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो बोरिंग गहरा करवा दिया 600 फुट के लगभग, तो वहाँ जाके गैस का निकला। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।